नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इंटरनेट टेलीफोनी से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, ये टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां ये बात कह रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ओटीटी कॉलिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, या कंपनियां कंज्यूमर का बोझ बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कह रही हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दुनिया भर में कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे टेलीकॉम कंपनियों के हित प्रभावित होते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल जो है वो 2G नेट पर भी आसानी से हो सकता है, जबकि टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क से कॉल ड्रॉप सहित तमाम नेटवर्क वाली परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है, या वाकई में ये जो टेलीकॉम कंपनियों की चिंता है ये जेन्युइन है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों से जानेंगे कि क्या वाकई में इंटरनेट कॉल सिक्योर नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ बैठक में ओटीटी के लिए कानून बनाने की वकालत की है। टेलीकॉम कंपनियों ने एकमत होकर समान सेवा समान कानून पर जोर दिया है और कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही ओटीटी कंपनियों पर भी नियम लागू होने चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों ने ओटीटी कॉलिंग को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। कंपनियों का कहना है कि इसके जरिए कोई भी कहीं भी फोन कर सकता है। फोन किसने किया इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कई फ्रॉड्स भी इसीलिए हो रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां भले ही ओटीटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख रही हों, लेकिन इससे आम कंज्यूमर को कहा जाता है कि फायदा ही होता है। मसलन इसके जरिए कॉलिंग फ्री में होती है, इसमें नेटवर्क या कॉल ड्रॉप की परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। नेटवर्क नहीं मिलना, कॉल ड्रॉप होना तो काफी आम समस्या है। यही नहीं, कॉलिंग के लिए पैसे भी चुकाने पड़ते हैं और इसीलिए कंज्यूमर ऑडियो या वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं। कंज्यूमर्स का यह भी कहना है कि ओटीटी कॉलिंग सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर है, क्योंकि कॉलिंग के दौरान रिकॉर्डिंग काफी हद तक संभव नहीं है। अगर कोई कॉल रिकॉर्ड करता भी है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अलर्ट भेज देते हैं। जानकारों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी को नेशनल सिक्योरिटी से इसलिए जोड़ रही हैं क्योंकि ओटीटी के जरिए कंज्यूमर फ्री में कॉल कर लेता है। बहुत से लोग टेलीकॉम कंपनियों से सिर्फ वैलिडिटी का पैक लेते हैं, जो कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने इसे सिक्योरिटी से जोड़कर देखा है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों के इन दावों में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो दूसरे देशों के फर्जी डिजिटल नंबर मुहैया कराते हैं। अक्सर इन फर्जी नंबरों के जरिए ही ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और दूसरे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरी दुनिया में कॉलिंग सर्विसेज के लिए ओटीटी का इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत में सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं कितनी जायज हैं? और बात आखिरकार में एक कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर आ जाती है। बिना कॉल ड्रॉप के कॉलिंग करना ये एक कंज्यूमर का अधिकार है। सस्ते दरों पर या फिर फ्री में कॉल करना भी एक कंज्यूमर के अधिकार या उसकी चॉइस के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा संबंधी चिंताएं टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उठाई जाती हैं, तो सरकार को इसकी तह में जाकर जल्द से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश छारिया साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ISPI के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं RN प्रभाकर जी, जो कि पूर्व मेंबर हैं ट्राई के। प्रभाकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। छारिया सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अब टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी से लेकर कंज्यूमर के हितों तक की बहुत बड़ा थ्रेट बन गए हैं ये ओटीटी कॉल्स। आपका इस पर टेक क्या है सर? आप क्या इस आइडिया से इत्तेफाक रखते हैं? डोभाल जी, ये इस आइडिया का मैं आज से 12 साल पहले चला जाता हूँ, जब मैंने सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन को उनके डीजी के माध्यम से आगाह किया था कि जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, ये आपके एसएमएस और वॉइस कॉल के बिजनेस को ख़त्म कर देंगे और इंटरनेशनल कॉलिंग को भी ख़त्म कर देंगे। उसी टाइम में मैंने सरकार को भी आगाह किया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंपनियाँ इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हैं और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी
इनसे कोई भी टारगेट क्वेरी मांगती हैं तो सिंपल इनकी भाषा होती है कि हम प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या हमारा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है जिसकी वजह से हम आपके साथ इतनी जल्दी दे नहीं सकते। काफ़ी प्रेशराइज करने के बाद जब ये दिया जाता है तब तक वो टारगेट गायब हो जाता है या टारगेट वहाँ से मिसलेड हो जाता है। तो इसीलिए जो अभी टेलीकॉम कंपनियाँ कह रही हैं, ये मैं पिछले 12-13 साल से कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने जैसे कहा उपभोक्ताओं को क्या चाहिए, फ्री में कॉल, तो फ्री में कॉल तो अभी सभी को मिल रही है। आज की डेट में कोई भी टेलीकॉम कंपनियां कोई रेट चार्ज ही नहीं कर रही है, सिर्फ मंथली पैक का रेट चार्ज कर रही है और उससे कोई आपको फर्दर एक्सपेंशन के चांसेस नहीं मिल पा रहे। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो कंपनियां हमें फ्री व्हाट्सएप या टेलीग्राम वैसी सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं तो उन्हें इंडिया में लाइसेंस लेने में क्या दिक्कत है, जबकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, उन्होंने लाइसेंसिंग कंडीशन में इतना ज़बरदस्त रिफॉर्म कर दिया है कि कोई अब परेशानी नहीं है। अब कोई भी कंपनी लाइसेंस ले सकती है। टीम ने और जूम ने भी लाइसेंस लेके अपने आप को इंडिया में रेगुलराइज कर ही दिया है। तो जो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लाइसेंस लेके लाइसेंसिंग कंडीशन को मानना चाहिए, जिससे कि जो भी इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कभी भी कोई टारगेट लेना हो तो वो इजीली मिल जाए। ऑल राइट सर, ये आपका ओपनिंग रिमार्क, और इससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे अगले सेक्शन में पूछूंगा, लेकिन फिलहाल प्रभाकर सर का ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। प्रभाकर सर, आपका इस पर टेक क्या है सर? देखो, मेरा ये कहना है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस दिया गया है उसके साथ वो टेलीकॉम कस्टमर्स को रजिस्टर करते हैं, उनको एक ग्रेड ऑफ सर्विस डिफाइन करते हैं और उसके हिसाब से उनको वो सर्विस देना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओटीटी से, अभी मैं नेशनल सिक्योरिटी में नहीं आऊंगा, ओटीटी से सर्विस प्रोवाइडर को क्या नुकसान हो रहा है। सर्विस प्रोवाइडर ने अपने आप ही अपने टैरिफ सेट किए हैं जिसमें उन्होंने किया है कि इस पर्टिकुलर टैरिफ में आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी या जो है आपको इतने मैसेजेस फ्री मिलेंगे और अच्छा खासा डाटा उन्होंने पर मंथ फ्री दिया है। तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है डाटा उससे बढ़ता जाता है। तो अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बेसिक सर्विस जो है नॉर्मल कॉल अच्छी चले, ड्रॉप ना हो, डायलिंग में टाइम ना लगे, तो क्यों सब्सक्राइबर व्हाट्सएप कॉल में जाएगा जहां तक नेशनल कॉल का कंसर्न है। तो नेशनल कॉल में भी हम लोग व्हाट्सएप या इसलिए करते हैं कि वो कॉल जो है हमें काफी अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है और जो है हमारी कॉल बीच में कटती नहीं है, चाहे हम एक जगह बैठे भी हों। सिर्फ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स वो सर्विस प्रोवाइडर्स को फर्क ये पड़ता है कि इंटरनेशनल कॉल के उनके जो रेट हैं वो इस व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी सर्विस ओटीटी के थ्रू वो डाटा नेटवर्क के थ्रू जाते हैं तो बहुत सस्ते पड़ते हैं। उसमें भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कुछ इस हद तक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इतना डाटा फ्री कर दिया है कि वॉइस कॉल जो है उनके इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू जाती है तो उनको डाटा का रेट तो मिलता है, लेकिन क्योंकि डाटा उन्होंने इतना फ्री कर रखा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल कॉल में, इंटरनेशनल मैसेज में नुकसान होता है। जहाँ तक लोकल कॉल, रोमिंग कॉल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है ओटीटी में इट्स ऑप्शनल, सब्सक्राइबर की अपनी मर्जी है उस ओटीटी में अपने आप को जाए या ना जाए। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स भी ये इंसिस्ट नहीं करते हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर करें। जब वो इंसिस्ट नहीं करते हैं हमारे यहाँ रजिस्टर करें तो लाइसेंस का क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर अपना ऑप्शन से लेता है और दूसरा कस्टमर भी उसमें, अगर दूसरे एंड का कस्टमर के पास भी वही सर्विस है तब वो सर्विस ले सकता है। तो उस एक्सटेंट तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को थोड़ा नुकसान होता है तो इंटरनेशनल कॉल में और इंटरनेशनल एसएमएस में होता है। जहां तक सिक्योरिटी का क्वेश्चन है वो क्योंकि उनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है तो जो है जो कस्टमर इस पे कॉल करते हैं उसका गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है। उसमें गवर्नमेंट को जो है अपना इंसिस्ट करना है
कि जितने ये OTT सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर एक तो अपना नेटवर्क यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, ठीक है। दूसरा जो है वो रिकॉर्ड रखें, जैसे हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि अपना रिकॉर्ड रखें, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल हुई और किस नंबर को व्हाट्सएप पे कॉल गई। तो वो अगर रिकॉर्ड रखेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग भी उनके पास फैसिलिटी है करने की, अगर वो चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो कम से कम हमें ये तो दे सकते हैं ना कि किस टेलीफोन से कॉल हुई और किस एंड पे कॉल गई। तो उस एक्सटेंट तक सिक्योरिटी एस्पेक्ट थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ये है कि बिल्कुल फ्री हो रहा है, तो इस वजह से ठीक है सर, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, व्हाट्सएप सर्विस प्रोवाइडर या एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले चरण में हमने थोड़ा सा समझ लिया कि बेसिकली इशू क्या है और क्यों जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सरकार के पास जाके इस बात को कह रहे हैं। हालांकि ये कोई नया इशू नहीं है, दर्शकों को बता दें कि 2008 में ही आ गया था। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा गया था कि साहब आप एक सम लेवल ऑफ लाइसेंस फीस दीजिए, आप रेगुलेशन ऑफ लीगल इंटरसेप्शन है उसका कंप्लाई कीजिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड चीज़ें दीजिए। लेकिन वो मामला ठंडा बस्ते में जाते रहा। 2008 फिर 2016-17 में भी इशू आया, इसमें नेट न्यूट्रलिटी भी जुड़ गया बाद में। तो ये एक ऐसा वृहद इशू है जिस पर आज से बहस नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। लेकिन इसमें एक जो मोटा मोटी बात है जो छारिया साहब, जो कि बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक बात है, सवाल ये है, हमारे साथ विमल वाखलू साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व CMD है TCIL के। वाखलू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं क्विकली पहले छारिया सर के पास आना चाहूंगा। छारिया सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक कंज्यूमर आखिर क्यों ऑप्ट करेगा कि वो इंटरनेट कॉलिंग पर जाए? इंटरनेट कॉलिंग की कुछ सीमाएं भी हैं। मसलन इंटरनेट कॉलिंग 2 व्यक्तियों में इंटरनेट हो तभी पॉसिबल है। मेरे पास इंटरनेट है, सामने वाले के पास नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा? लेकिन दोनों के पास है तभी मैं कर पाऊंगा, पहली बात। दूसरा, अगर मेरा जो बुनियादी रूप से जो मेरे पास फोन है, मेरे पास जो सिम है टेलीकॉम कंपनी का, वो सिम अगर बराबर काम कर रहा है, मेरे को उसमें कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है, मेरे को नेटवर्क से रिलेटेड इशू नहीं आ रहे हैं, तो मेरी प्रेफरेंस जो होगी वो हमेशा एक नॉर्मल कॉल होगी बजाय कि इंटरनेट कॉल के। तो कौन मजबूर कर रहा है एक आम व्यक्ति को कि वो व्हाट्सएप कॉलिंग या दूसरी कॉलिंग पे जाए? दो चीजें यहाँ पे। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? विमल सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं छारिया साहब से मेरा ये प्रश्न था, मैं तुरंत इसके बाद आपके पास आ रहा हूं सर। छारिया सर। अच्छा, सॉरी। व्हाट्सएप की कॉल लोग करना क्यों प्रेफर करते हैं? एक तो व्हाट्सएप में दूसरे आदमी का स्टेटस पता चल जाता है कि वो ऑनलाइन है कि नहीं है, और इमीडिएटली जब वो व्हाट्सएप से कॉल करता है तो वो वीडियो कॉल भी कर सकता है, नॉर्मल कॉल भी कर सकता है, जो कि उसके अंदर डेटा कंज्यूम होता है। डेटा जो उसका है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे डेटा का वेरिएशंस चलता रहता है, तो आदमी घर बैठ के अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ भी वो कनेक्ट करके बात कर सकता है। तो उसको उस टाइम में घर के किसी भी कोने में बैठा हो, उसको मोबाइल सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपकी इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि क्यों एक कंज्यूमर व्हाट्सएप कॉल या इंटरनेट कॉल को प्रेफर करता है, क्योंकि उसके पास जो वाईफाई लगा हुआ है उसके घर में, या जो इंटरनेट लगा हुआ है, वो घर के कोने कोने में जाता है। मोबाइल सिग्नल घर के कोने कोने में नहीं पहुंच पाता। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह जो मैं प्रभाकर जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोग यहाँ पे इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो इंडिया के लॉज और इंडिया के रूल्स को मानने में उन्हें क्या तकलीफ है? जब आज आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट लाइसेंस फी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इवन कि कल जो मीटिंग हुई थी टेलकोस के साथ, तो टेलको ने सजेशन दिया है कि जो फिक्स लाइन के ऊपर लाइसेंस फी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो जब कॉस्ट ही नहीं है तो क्या दिक्कत है कि ये जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर हैं ये इंडिया में आके इंडिया के कानून को मानने में हिचकते हैं? नहीं, तो मेरा कहना ये है, नहीं छारिया सर, नहीं छारिया सर, देखिए कानून, छारिया सर, कानून का जो जहां तक सवाल है, देखिए कानून तो अब सरकार इंटरनेट सर्विसेज को
एक तरह से डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रमोट भी करना चाहती है। उसमें जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसमें हमने देखा ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर तमाम इन तरह की इंटरमीडियरीज के साथ सरकार का टसल चल रहा है। ऑलरेडी सरकार चाहती है कि वो रेगुलेशन में आए, यहां पर उनका डेटा सर्वर लगे, वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो इशू है इसमें कंज्यूमर कहां, इसमें बार बार जो टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि साहब आप इंटरनेट कॉलिंग पे चार्ज लगा दो। अब इंटरनेट कॉलिंग पे चार्ज लगाने का मतलब आप क्या कहते हैं कि इंटरनेट कॉलिंग का चार्ज आप कंज्यूमर से वसूल करो, जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो वाईफाई कनेक्शन में है या दूसरे कनेक्शन में है, कंज्यूमर ऑलरेडी इंटरनेट का पे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री कॉलिंग कर रहा है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि ये फ्री कॉलिंग है? अभी भी नहीं, तो अभी भी जो मोबाइल सर्विसेज देते हैं या जो डेटा सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर लाइसेंस फी को कैलकुलेट करके ऑलरेडी सरकार को पे किया जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जब ये एक तरह से वैट सिस्टम से चालू होता है, वैट सिस्टम की प्रणाली है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जब ये बैंडविड्थ लेंगे या कुछ भी लेंगे तो वो भी वो एजीआर पे करेंगे और एजीआर को एडजस्ट करेंगे, तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, एजीआर पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने अब तक टेलीकॉम कंपनीज ने अब तक क्यों खर्चा नहीं किया? आपने खुद कहा कि एक ही घर में एक कोने में नेटवर्क है, दूसरे में नहीं है। अब इसमें आम कंज्यूमर जिसका टेलीफोन पर सारा कारोबार चल रहा है, वो क्यों इंटरप्टेड सप्लाई सर्विसेज को वहन करे, क्यों झेले? अगर उसको निर्बाध अगर बात करने की सहूलियत मिल रही है, मैं तो कंज्यूमर, देखिए सर, मैं तो कंज्यूमर सेंटर से बात कर रहा हूं। हाँ, मैं समझता हूं, मैं भी कंज्यूमर हूं एक तरह से, पर तो जब मैं मोबाइल का सिग्नल बूस्ट होता है तो वो घर के हर कोने में नहीं पहुंच सकता। आपके घर में कितनी दीवारें हैं, कितने पार्टीशंस हैं, पर तो जब हम अपना वाईफाई का नेटवर्क प्लान करते हैं तो हम उसी तरीके से प्लान करते हैं कि वहां पे भी एक्सेस पॉइंट लगा दे और वहां पे भी एक्सेस पॉइंट लगा दे। जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं छारिया साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। जो पूरा सिद्धांत समझते हैं, पूरा बीटीएस से लेकर और एक अंतिम आदमी के हाथ में जब नेटवर्क आता है उसमें कहां कहां क्या होते हैं, ब्लैक होल से लेकर हम सब समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह सब हम समझ रहे हैं। लेकिन खुले मैदान में भी सर इंटरनेट नहीं है, कॉल ड्रॉप क्यों हो रही है ये कोई बता नहीं पा रहा। ये ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा गूढ़ प्रश्न हो गया है जिसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारों से लेकर लताड़ लगा दी कि कॉल ड्रॉप ठीक कीजिए, आज तक इंटरनेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बता नहीं पा रहे हैं कि कॉल ड्रॉप क्यों हो रही है। और ऐसे में अगर एक इंटरनेट कॉल से उसको निर्बाध बात करने की आजादी मिल रही है, इसको बढ़ाएंगे छारिया साहब, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं फटाफट से बहुत देर से वाकलू सर वेट कर रहे हैं। वाकलू सर प्लीज आपका टेक सर। आप रिपीट करेंगे? यस सर, ये जो कह रहे हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कह रहे हैं कि साहब ये सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये क्या आप क्या इसको सवाल को, उनकी चिंताओं को क्या प्रैक्टिकली किस तरह से देखते हैं सर? मुझे जो सिक्योरिटी की चिंता है उनको है, वो चाह रहे हैं कि इस पे का रेवेन्यू बढ़े। ये एक चक्कर है जिसके कारण यू नो सर्विस है जो कि नॉर्मल ये वो फेल होने की वजह से लोग इंटरनेट कॉलिंग पे, और ये समस्या नहीं है, ये समस्या तो कंपनीज की ही है। कि यानी कि इश्यू जो है ना सारा का सारा ये कंपनीज के अपने हितों से जुड़ा हुआ। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनीज को अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम सब जानते हैं टेलीकॉम कंपनीज अपना भी स्ट्रगल उनका है, उनकी भी चिंता है, पूरा देश समझ रहा है इस चीज़ को। लेकिन जो लकीर छोटी और बड़ी करने वाली बात है, जिसको हम कई बार बात भी कर चुके हैं, क्या कस्टमर के लिए अगर आप सर्विसेज को अच्छा कर दें, दुरुस्त कर दें, आपको सरकार के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं उसके बारे में सरकार को उतनी ज़्यादा चिंता होगी जितनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को है। लेकिन आप बुनियादी चीज़ ठीक करिए ना, आप सर्विस ठीक कीजिए, आप नेटवर्क ठीक कीजिए, आप कॉल ड्रॉप का इश्यू ठीक कर दीजिए, बात खत्म। कंज्यूमर आपके पास आएगा, कहीं नहीं छटकेगा। अभी BSNL का डेटा मैं पढ़ रहा था, कितने लाख जो है सर्विस जो ग्राहक जो है वो छिटक गए हैं। क्यों छिटक गए? क्योंकि सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं देंगे तो ग्राहक छिटकेंगे, ग्राहक छिटकेंगे तो आपके
कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा, और कारोबार पर असर पड़ेगा तो फिर आप इसी तरह से ये जो लॉजिक्स लेकर सरकार की शरण में जाएंगे। अब आई डोंट नो कितना स्कोप है सरकार के पास इनको एड्रेस करने का। तो इंटरनेट कॉल नहीं सिक्योर, ये कहना है टेलीकॉम कंपनीज का। देखिए, एक जेन्युइन सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई हैं कि इंटरनेट पर बिना अपनी पहचान बताए आप कॉल कर सकते हैं किसी को भी, और स्वाभाविक रूप से उसके कई थ्रेट एक आम इंडिविजुअल के लिए हैं, और एज अ नेशन फिर एक नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट तो बनता ही है, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन ये जो पूरा सवाल है ये टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से उठाया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझना जरा हम चाह रहे हैं। प्रभाकर सर, क्या नेशनल, देखिए जैसा हमने कहा कि इशू ये जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने ही कई बार कितने शोज इसमें कर चुके हैं कि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। आपका पता नहीं है कि आप कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, आप अपनी आवाज बदल के बातचीत कर सकते हैं। थ्रेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेहतर नहीं होगा अगर टेलीकॉम कंपनीज अपनी सर्विसेज पे ध्यान दें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश में ध्यान दें, तो शायद उनका जो बुनियादी कंसर्न है कि साहब कस्टमर छिटक रहा है हमसे, वो शायद एड्रेस हो जाए। हाँ, इसको हम जी प्रभाकर सर, आपसे हम दो एंगल से देखते हैं। पहला तो ये देखना है, नेशनल सिक्योरिटी को एक मिनट थोड़ा मैं अलग रखता हूं, कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वाईफाई के थ्रू या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मोबाइल डाटा 4G वगैरह आ गया है, उससे हम बाहर भी घूम रहे हों तो उस डाटा के थ्रू हम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है कॉल व्हाट्सएप OTT प्लेटफॉर्म में कॉल कहीं से भी की जा सकती है, वाईफाई सब जगह है, घर पे बाहर नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी सर्विस इंप्रूव करना तो बहुत ही जरूरी है। नॉर्मल वॉइस कॉल जो है कट जाती है, मैं घर पे बैठा होता हूं तो कई बार उसी में करते हुए जो है आवाज कटनी शुरू हो जाती है। अब उन्होंने वॉइस ओवर वाईफाई भी देना शुरू कर दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट इंटरनेशनल कॉल का जो उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो भी इसलिए हो रहा है कि हमने डाटा इतना सस्ता कर दिया है कि लोग उससे जो है वीडियो कॉल वगैरह करते हैं। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, उसमें जो है नॉर्मल इंटरनेट कॉल में भी जो है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। वो एनक्रिप्टेड जाता है, लेकिन उसको एनक्रिप्शन को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि आप इसको रिकॉर्ड रखिएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें जब जरूरत हो ले सकते हैं। इसी तरह हमें जो OTT ऑपरेटर्स हैं, इनको भी गवर्नमेंट को, अगर नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट भी उनको कह सकती है कि आप अपने नेटवर्क में इस तरह के रिकॉर्ड रखिए। तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट एक डिफरेंट है। रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट उनको कुछ चीजें कह सकती है कि जैसे कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कितने बजे हुई, कितने बजे खत्म हुई, जब वो डेटा चाहे उनको मिल जाए। कई चीजों में गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है कि उनका नेटवर्क इंडिया में एस्टेब्लिश किया जाए, तो वो अपना नेटवर्क जो है लगा सकते हैं। उसमें उनको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब इंडिया में नहीं है तो बैंडविड्थ कहाँ ली है, वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की बैंडविड्थ में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर रहे हैं। तो सिर्फ ये है कि उसकी जो रूटिंग अगर इंडिया के थ्रू होगी तो मॉनिटरिंग की जा सकती है। अदरवाइज जो है, अगर लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी। देखिए नेशनल सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली जी प्रभाकर सर, देखिए नेशनल सिक्योरिटी तो एक बड़ा फलक हो गया, बहुत बड़ा फलक हो गया। हम थोड़ा छोटी 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 बातों पर आते हैं। अभी ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, आई मीन टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको साफ तौर पर कहा है कि जो आप जहां से आप ये वसूली वाली कॉल्स करते हैं, दूसरी कॉल्स करते हैं, उनका आप नाम कीजिए, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको बैन कीजिए। क्या जब जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं छारिया सर, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो हमारा जो कॉल आ रहा है हमें, क्या वो पूरी तरह से पुख्ता है कि वो जो कॉल कर रहा है वही है, उसकी पहचान क्या सुनिश्चित है? अभी सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि आप जो है कॉलर आईडी फैसिलिटीज दीजिए, आप नाम डिस्प्ले कीजिए। तो वहां पर टेलीकॉम कंपनीज ने जाके जो है अपने रिजर्वेशंस दिए कि ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। केवाईसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सर जहां तक शंकाएं हैं, सवाल हैं, तो वो तो टेलीकॉम कंपनीज पर एक आम सिम कार्ड पर भी है सर, उतनी ही सवाल वहां पर भी हैं। तो हम कैसे मान लें कि आपका सवाल बड़ा है और कंज्यूमर के सवाल छोटे हैं?
नहीं, बात बड़े और छोटे की नहीं है। जैसा प्रभाकर जी ने कहा कि सरकार चाहे तो इन ओटीटी प्लेयर को कह सकती है कि वो इंडिया में अपना एक्सेस अवेलेबल करवाए। वो सरकार ओटीटी प्लेयर को तभी कह सकती है जब ओटीटी प्लेयर इंडिया में स्टैब्लिश हो के लाइसेंस ले, क्योंकि जब तक लाइसेंस नहीं लेगा तब तक वो सरकार के कंट्रोल में नहीं आएगा। अदरवाइज जब भी सरकार कोई भी डेटा इनसे मांगती है तो ये सिंपल कह देते हैं कि प्राइवेसी इशू है और दूसरा इनक्रिप्टेड है, हम दे नहीं सकते हैं। तो अगर इसके कह के आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेशनल सिक्योरिटी है थ्रेट में है। हमारे जो पड़ोस के जो हमारे कुछ देश हैं जिनसे हमें हमेशा चिंता बनी रहती है, आजकल यही साइबर फ्रॉड कर भी रहे हैं वो। अगर आप देखेंगे रिसेंटली में बहुत सारे साइबर फ्रॉड हुए हैं कि आप उनकी कॉल को अटेंड कर लीजिए और आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपके सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो इसी सूरत में जब अगर ये ओटीटी प्लेयर इंडिया में सेम सर्विस सेम रूल के तहत लाइसेंस ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने कस्टमर्स का केवाईसी भी लेंगे और कस्टमर्स के डेटा को मेंटेन भी करेंगे। मैं वही कह रहा हूं सर कि जो मैं एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था छारिया साहब कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो तो चलिए उनका तो पूरी तरह से सिस्टम पूरा दुरुस्त है, सरकार के साथ उनकी हर चीज है, उनका वो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं सब सरकार के स्कैन में। उसके बावजूद आप देखिए अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के बारे में ट्राई को आज सख्ती दिखानी पड़ती है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, क्या उसमें टेलीकॉम कंपनियां अपना पार्टिसिपेशन दिखाती हैं? क्या वो पार्टी बनती हैं? नहीं बनती हैं। तो एक कंज्यूमर के लिए तो सर अगर एक सहूलियत का विंडो खुल रहा है उसको भी बंद करने की कोशिश अगर की जाएगी तो इसमें दोनों पक्ष इसलिए सरकार को देखने आवश्यक है। हमारा मकसद यही था। देखिए हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, हम वस्तु स्थिति लोगों के सामने रख रहे हैं। सरकार नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हो चाहे वो दूसरे इश्यूज हो उनको एड्रेस करना होगा, सरकार को एक वृहद फलक पर करना होगा, एक बिगर पर्सपेक्टिव के साथ करना होगा। इस चर्चा के बाद हमें यही समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे चर्चा तो आगे बढ़ानी थी लेकिन दुर्भाग्य से वक्त की कमी है। छारिया सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। प्रभाकर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।